दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते की अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि बोस्निया संकट क्या है और वहां फिर से युद्ध का संकट क्यों मंडराने लगा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है और तुर्की में यह चर्चा में क्यों है। और आखिर में बताएंगे कि दुनिया के किन देशों की आर्मी में बच्चों की भर्ती की जाती है और इसके पीछे क्या वजहें हैं। तो चलिए खबर की तरफ रुख करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी देश में एक ही हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्राध्यक्ष, एक ही राष्ट्रपति या एक ही प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अपने देश भारत को ही ले लीजिए, यहाँ एक ही राष्ट्रपति हैं और एक ही प्रधानमंत्री भी। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ एक साथ 3 हेड ऑफ स्टेट होते हैं? शायद आपने ना सुना हो। दरअसल यूरोपीय देश बोस्निया और हर्जेगोविना में ऐसा ही कानून है। वहाँ के संविधान में अनुच्छेद 5 में 3 राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है। बोस्निया के इसी प्रावधान के चलते यह देश संकटों से घिर गया है। सवाल है कि बोस्निया में इस तरह के प्रावधान के पीछे क्या समीकरण है। सवाल है कि क्या यह प्रोविजन बोस्निया को कोई नुकसान भी पहुंचा रहा है। आज इन सभी मसलों पर बात करेंगे, इसके ऐतिहासिक पहलुओं को खंगालेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि यह मामला अभी चर्चा में क्यों है। लेकिन सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप में मौजूद यह देश सिर्फ 3 देशों से सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में सर्बिया, दक्षिण पूर्व में मोंटेनेग्रो और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में क्रोएशिया है। हालांकि सर्बिया और क्रोएशिया तो बोस्निया के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन इन देशों के मूल निवासियों की बड़ी बसावट बोस्निया में है। मतलब बोस्निया की आबादी में जातीय समूह बोस्नियन, सर्ब्स और क्रोएट्स की बड़ी हिस्सेदारी है। इसमें बोस्नियन की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। इस मुल्क में इन तीनों समुदायों की बसावट ही बोस्निया संकट की सबसे बड़ी वजह है। आइए पहले ताजा मामले को जान लें। दरअसल जातीय समूहों के बीच अनसुलझी टकराहट और विरोधी हित फिर से उभर आए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि बोस्नियाई सर्ब नेता मिलोराड डोडिक देश को अलगाव की ओर ले जा रहे हैं। डोडिक सर्ब आबादी को अलग कर एक आजाद देश की मांग कर रहे हैं। इससे बोस्निया और हर्जेगोविना टूट की कगार पर पहुंच गया है। डोडिक की इस मुहिम को रूस और पारंपरिक सहयोगी सर्बिया का समर्थन हासिल है। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों की जीत के बाद युगोस्लाविया को 6 गणराज्यों के एक संघ के रूप में स्थापित किया गया था। ये 6 गणराज्य थे बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया। लेकिन 1990 के दशक में दुनिया के एक हिस्से में जहां सोवियत संघ बिखर रहा था, वहीं युगोस्लाविया भी टूट के कगार पर खड़ा था, क्योंकि इस दौरान युगोस्लाविया में नस्लीय तनाव पैदा हो गए थे। जून 1991 और अप्रैल 1992 के बीच 4 घटक गणराज्यों ने युगोस्लाविया से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इन चारों में एक ऐसा भी इलाका था जो नस्लीय नफरत का गढ़ था। यह था बोस्निया और हर्जेगोविना। दरअसल आजाद होने की होड़ में बोस्निया भी अपने झंडे गाड़ना चाहता था, लेकिन बोस्निया की इस ख्वाहिश ने यहां पहले से मौजूद नस्लीय नफरत की चिंगारी को और भड़का दिया। हमने पहले ही बताया कि यहां 3 समुदाय हैं। इनमें से 2 यानी बोस्नियन और क्रोएट्स तो आजाद होना चाहते थे, लेकिन तीसरा समुदाय इसके खिलाफ खड़ा था। ऐसे में युगोस्लाविया से आजादी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। लिहाजा 1992 के मार्च महीने में आजादी के सवाल पर जनमत संग्रह कराया गया। चूंकि आजादी की वकालत करने वालों की तादाद ज्यादा थी, लिहाजा आजादी वाले धड़े को जीत मिल गई। जाहिर है मई 1992 में क्रोएट्स और बोस्नियन ने युगोस्लाविया से आजाद होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी बोस्निया को बहुत कुछ देखना बाकी था। आजादी के ऐलान से नाराज सर्ब समुदाय ने भी अलग मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? इसके बाद बोस्निया में तीनों जातीय समुदाय आपस में लड़ने लगे। भयंकर हिंसा हुई। यकीन मानिए 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 20 लाख से ज्यादा बोस्नियाई मुस्लिमों को देश छोड़ना पड़ा। बहुसंख्यक होने के बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिमों को हुआ। इसकी वजह थी कि पड़ोसी देश सर्बिया में सर्ब लोगों का ही शासन था,
लिहाजा सर्बिया सरकार ने यहाँ के सर्ब समुदाय की दिल खोलकर मदद की, जिससे वे मुस्लिमों पर 20 साबित हुए। यह लड़ाई अप्रैल 1992 से दिसंबर 1995 तक चली। इसमें सर्ब सेना के जनरल रैटको म्लाडिच का नाम काफी चर्चा में रहा था, जिसने सेना के साथ मिलकर हजारों महिलाओं और बच्चों का खून बहाया था। इस लड़ाई को रोकने में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। यूनाइटेड नेशंस ने जहां बोस्निया में अपनी आर्मी भेजी, वहीं अमेरिका को एक समझौता कराने में कामयाबी मिली। अमेरिका के डेटन शहर में सभी पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसे जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना या डेटन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस पर अंतिम मुहर 14 दिसंबर 1995 को लगी। इस समझौते पर दस्तखत के साथ यह लड़ाई खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे कि इस समझौते में क्या हुआ? दरअसल इस समझौते में जो हुआ उसने ही मौजूदा संकट की बुनियाद डाल दी। समझौते में सभी पक्ष शांति और अमन कायम करने पर राजी हुए। वे एक संप्रभु देश बनाने पर सहमत हुए, जिसका नाम बोस्निया और हर्जेगोविना रखा गया। लेकिन इस देश में 2 हिस्से भी बनाए गए। एक हिस्से को सर्ब रिपब्लिका कहा गया, जिसमें सर्ब्स की मेजॉरिटी थी, और दूसरे को फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना कहा गया, जिसमें क्रोएट्स और बोस्नियाई मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी। यही डेटन एग्रीमेंट इस मुल्क का संविधान भी बना। इसमें तय किए गए प्रावधानों पर यह मुल्क अभी तक अमल कर रहा है। इसमें ही तय हुआ कि नस्लीय तनाव को खत्म करने के लिए एक साथ 3 राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति होगी। हालांकि सामूहिक रूप से ये तीनों ही हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं, लेकिन इस निकाय की अध्यक्षता एक बार में किसी एक व्यक्ति के पास ही होती है। हर 8 महीने पर तीनों ही व्यक्ति के बीच अध्यक्षता रोटेट होते रहती है। पहली बार अध्यक्षता उसी को मिलती है जिसने चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया हो। लेकिन करीब 2.5 दशकों तक सुचारू रूप से चलने के बाद बोस्निया की स्थिति फिर से चरमराने लगी है। मिलोराड डोडिक सर्ब आबादी वाले सर्ब फेडरेशन को बोस्निया से अलग करने की धमकी बार बार दे रहे हैं। सर्ब रिपब्लिका के इस नेता ने नवंबर के अंत तक बोस्नियाई सर्ब सेना की स्थापना और कर प्राधिकरण एवं न्यायपालिका जैसे संस्थानों के साथ रिश्तों को तोड़कर अलग होने की धमकी दी है। इससे बोस्निया में राजनीतिक संकट फिर से गहरा गया है। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाने वाला एक और अहम मुद्दा बोस्निया के सामने है, और वो मुद्दा है बोस्नियाई मुस्लिम और क्रोएट्स के चुनाव सुधार का मुद्दा। दरअसल दोनों ही समूह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की पात्रता और चुनाव पर अलग अलग विचार रखते हैं। एक धड़ा जहां जातीय समूह की परवाह किए बिना राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की बात कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा नस्ल के आधार पर चुनाव व्यवस्था की मांग कर रहा है। जाहिर है यह कदम जातीय आधार पर विभाजन को और बढ़ावा देगा और बोस्निया को फिर उसी नफरत की आग में झोंक देगा जिससे वह दशकों पहले उभरा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो बोस्निया में फिर से राजनीतिक विघटन होगा और एक बार फिर अंतर जातीय हिंसा का द्वार खुल जाएगा। गौर किया जाए तो डेटन समझौते के बाद देश में जो राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ वह बेहद अप्रभावी और बोझिल था। नस्लीय तनाव जिस बोस्निया युद्ध की वजह बना था, डेटन एग्रीमेंट में उसी आधार पर देश को 2 हिस्से में बांट दिया गया। यही कारण है कि करीब 2.5 दशक बाद फिर से बोस्निया अलगाववाद और संघर्ष की राह पर चल पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वक्त रहते अगर इसमें दखल नहीं बढ़ाई तो दुनिया को दूसरे बोस्नियाई युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अगली खबर का रुख करें। भारतीय समाज में महिलाओं पर अत्याचार के उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। मौजूदा दौर में महिलाओं के साथ मारपीट और हिंसा के मुद्दे पर सेमिनार और अखबारों में खूब बहसें होती रहती हैं। इन अत्याचारों के लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था को हमेशा ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल भारत ही महिलाओं पर होने वाले जुल्मों का ठिकाना है, बल्कि दुनिया भर में महिलाएं अत्याचार और हिंसा का शिकार बनती हैं। आज हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक महिला वास्तुकार की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वह होनहार वास्तुकार करियर बेहतर करने की तलाश में इस्तांबुल आई थी, लेकिन एक सिरफिरे लड़के ने उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के बाद पता चला कि वह युवक जब घर से चला तो इस इरादे से निकला
कि आज किसी की हत्या करनी है। उसके मुताबिक पुरुष के मुकाबले महिला पर हमला करना उसे ज्यादा आसान लगा, सो इसके लिए उसने एक महिला को ही चुना। इस घटना के बाद तुर्की में महिला संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगीं। महिलाएं सरकार से फिर से इस्तांबुल कन्वेंशन में शामिल होने की अपील कर रही हैं। उनका मानना है कि इस कन्वेंशन में शामिल होने पर ही महिलाओं की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। दरअसल तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा पहले भी रह चुका है, लेकिन इसी साल जुलाई में वह इससे बाहर हो गया था। जबकि इस कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाला तुर्की पहला देश था। अब सवाल है कि ये इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है जिससे महिलाओं की सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर बात करेंगे, जानेंगे कि इस कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी और इस कन्वेंशन पर सबसे पहले दस्तखत करने वाला तुर्की आखिर इससे बाहर क्यों हुआ। दरअसल यह बात हमेशा सुर्खियों में रहती है कि यूरोप में बड़े पैमाने पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, यौन और मानसिक हिंसा यूरोपियन यूनियन के देशों में बड़े लेवल पर होती रही है। हाल के सालों में भी कई रिपोर्ट्स ने इस बात की तस्दीक की है। यूरोपीय देशों की संवेदनशीलता का सबूत है कि ये देश महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा बेचैन भी रहते हैं। इसका नमूना 1990 के दशक में दिखा, जब यूरोपीय परिषद महिला सुरक्षा की कोशिशों में जुटा। इन्हीं पहलों का नतीजा था कि 2002 में हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा पर परिषद को बड़ी कामयाबी मिली। सदस्य देशों के मंत्रियों की समिति ने काउंसिल ऑफ यूरोप रिकमेंडेशन रेक 2025 को अपनाया। इस पर कुछ काम हुआ। तब 2006 से 2008 तक महिला हिंसा पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। यूरोप की परिषद की संसदीय सभा ने भी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इसने लिंग आधारित हिंसा के सबसे गंभीर और व्यापक रूपों को रोकने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तावों और सिफारिशों को अपनाया। इसी दौरान नेशनल रिपोर्ट्स, अध्ययनों और कई सर्वे ने यूरोप में इस समस्या की गहराई का खुलासा किया। तब तक परिषद को यह महसूस हो चुका था कि पीड़ितों को यूरोप में हर जगह समान स्तर की सुरक्षा का लाभ देने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। ऐसे में परिषद ने फैसला किया कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए व्यापक मानक निर्धारित किए जाएंगे। लिहाजा दिसंबर 2008 में मंत्रियों की समिति ने ड्राफ्ट कन्वेंशन तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप की स्थापना की। इस कमेटी को द एड हॉक कमेटी फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस नाम दिया गया। सिर्फ 2 सालों के भीतर समिति ने मसौदा तैयार कर लिया। इस दौरान कमेटी ने 9 बार बैठकें की। कड़ी मशक्कत के बाद दिसंबर 2010 में अंतिम मसौदा तैयार हुआ। मई 2011 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मंत्रियों की समिति ने इस मसौदे को अपनाया और इस पर दस्तखत के लिए देशों को आमंत्रित किया। मार्च 2012 में इस कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाला तुर्की पहला देश बना। इसके बाद यूरोप के दर्जनों देश इस कन्वेंशन के साथ आए। मौजूदा वक्त में इस कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की तादाद 47 है। अब इसके प्रावधानों को भी जान लीजिए। इस समझौते के तहत इन सभी सदस्य देशों को यह तय करना था कि उनके देश की महिलाओं को सम्मान मिले और उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार हासिल हों। यह कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा रोकने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की बात करता है। इसके मुताबिक सदस्य देश महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा विकसित करेंगे। इस कन्वेंशन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन और भेदभाव के रूप में देखा। मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, महिलाओं का पीछा करना, जबरन विवाह, जबरन गर्भपात आदि को गंभीर अपराध माना गया और सदस्य देशों के लिए इन गतिविधियों को गंभीर अपराध मानना अनिवार्य किया गया। इन सब प्रावधानों पर तो किसी भी देश को ऐतराज नहीं है, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है जिसने पेंच फंसा दिया और यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध कर दिया। अब सवाल है कि यह प्रावधान कौन सा है जिस पर लोगों को ऐतराज है। इसका जवाब इसमें छिपा है कि आखिर तुर्की ने इस कन्वेंशन को अलविदा क्यों कहा। आइए उस पर बात करते हैं। यह कितनी हैरानी की बात है कि इस कन्वेंशन का मसौदा तैयार होता है, इसे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रखा जाता है और तुर्की आगे बढ़कर सबसे पहले इस पर दस्तखत भी करता है, लेकिन तुर्की ही इस कन्वेंशन से खुद को अलग भी कर लेता है। मार्च में तुर्की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि इस्तांबुल कन्वेंशन को उन लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया जो होमोसेक्सुअलिटी को आम करने की कोशिशें कर रहे हैं।
इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर निकलने के पक्ष में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने तर्क दिया कि ऐसा समझौता घर तोड़ने और तलाक के मामले बढ़ाने वाला है। फैसले का बचाव करते हुए सरकार ने कहा कि हमारे संविधान में महिलाओं के अधिकारों की गारंटी दी गई है और हमारी न्यायिक प्रणाली नियम कानूनों को लागू करने के मामले में डायनेमिक और मजबूत है। सरकार का मानना है कि यह समझौता पारिवारिक संरचनाओं को कमजोर करता है, जिसके चलते तलाक के मामले बढ़ने लगे। दरअसल केवल तुर्की ही अकेला देश नहीं है जो इस समझौते की खामियों को गिना रहा है। इससे पहले दूसरे देशों ने भी तुर्की जैसी ही प्रतिक्रियाएं दी हैं। बुल्गारिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी ने तो इस कन्वेंशन को अब तक नहीं अपनाया। जिस ग्राउंड पर इन देशों ने इस कन्वेंशन का विरोध किया वो कमोबेश एक जैसा ही है। इस कन्वेंशन में जेंडर की परिभाषा के मद्देनजर एक प्रावधान है। ये कहता है कि सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार, गतिविधियां और गुण जो एक समाज महिलाओं और पुरुषों के लिए उपयुक्त मानता हो उसे मान्यता दी जाएगी। एक्सपर्ट इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि इसका मकसद समाज में LGBT समुदाय की स्वीकार्यता को बढ़ाना है, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाना है। लोगों का मानना है कि यह कन्वेंशन जेंडर की जैविक और सामाजिक दोनों ही व्याख्या देता है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि समाज में गैर जैविक मान्यताओं को बढ़ावा मिल सकता है। पोलैंड का मानना है कि यह कन्वेंशन चाहता है कि हम स्कूलों में बच्चों को जेंडर के बारे में वैचारिक तरीके से पढ़ाएं और प्राकृतिक यौन संबंध की बजाय अप्राकृतिक यौन संबंध पर जोर दें। स्लोवाकिया की सरकार ने इस प्रावधान को चरम उदारवाद की स्थिति बताया, जिससे पारंपरिक मूल्यों के खराब होने की आशंका है। यही वजह है कि कई सरकारों के लिए यह कन्वेंशन चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसी कहावत से जोड़ रहे हैं। वे सरकार के इन बयानों को समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने से लोग डर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि समाज में महिलाओं को आज़ादी मिले। इसलिए सरकारें होमोसेक्सुअलिटी के बहाने इस कन्वेंशन की आलोचना कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तुर्की की सरकार महिलाओं की मांग पर क्या रुख अख्तियार करती है और महिला हिंसा के बढ़ते मामलों पर कोई एक्शन ले पाती है या फिर नहीं। चलिए अब अगली खबर देखें। दुनिया भर में बाल अधिकारों के लिए एक और जहां लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाल अधिकारों के हनन की भी खबरें आप सुनते रहते हैं। आप सुनते होंगे कि बच्चों से मजदूरी, वेश्यावृत्ति या ऐसे ही कुछ दूसरे काम कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां बच्चों को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है? चरमपंथी या विद्रोही समूहों में बच्चों की भर्ती तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन हैरानी की बात है कि बाकायदा कई देशों की आर्मी तक में बच्चों की भर्ती की जाती है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका चाइल्ड आर्मी का गढ़ बन गया है। इसके अनुसार 2016 से इस इलाके में सेना और विद्रोही समूहों ने 21,000 से ज्यादा बच्चों की भर्ती की है। एक अनुमान के मुताबिक 2008 में दुनिया भर में जितने भी बाल सैनिक थे उनमें 40% सिर्फ अफ्रीका में थे। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2017 में स्टेट आर्म्ड फोर्सेज में बाल सैनिकों की भर्ती करने वाले 14 देशों में से 7 अफ्रीका से थे। ये थे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक अफगानिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस जैसे देशों में भी कहीं ना कहीं बच्चों का इस्तेमाल युद्धों में होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? कोई देश बच्चों को आर्मी में भर्ती कैसे कर सकता है? अफ्रीकी देशों में बच्चों को आर्मी या विद्रोही समूहों में भर्ती करने की बड़ी वजह है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी गरीबी की मार झेल रही है। यहाँ के ज्यादातर इलाके संघर्ष की चपेट में हैं। इसी कार्यक्रम में कई एपिसोड्स में हमने आपको बताया है कि कैसे अफ्रीका के कई देशों में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। नाइजीरिया में बोको हराम और सोमालिया में अल शबाब जैसे गुटों के आतंक के कारण ये देश बर्बादी के कगार पर हैं। एक और जहां इन देशों की आर्मी को इन गुटों का सामना करने के लिए लोगों की जरूरत है, वहीं ये विद्रोही गुट भी सस्ते और सुलभ लड़ाके की तलाश में रहते हैं। ऐसे में बच्चों की भर्ती इनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी।
वयस्कों के मुकाबले बच्चों का ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है। वे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए सैन्य भर्ती के लिए बच्चे आसान लक्ष्य होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अपनी मर्जी से इस विकल्प को चुन रहे हैं, बल्कि कईयों को जबरदस्ती भी इसमें घसीटा जाता है। बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर या उनका अपहरण करके विद्रोही गुट इन बच्चों को हथियार उठाने पर मजबूर करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, ये देश सिविल वॉर की चपेट में है, इसलिए इन लड़ाइयों के चलते यहाँ के निवासियों को अक्सर ही मानसिक रोग, निरक्षरता और व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे कि बढ़ी हुई आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चों में बड़े होने पर गरीबी और बेरोजगारी का जोखिम ज्यादा होता है। यही वजह है कि बच्चे हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन मुल्कों की हुकूमत को बच्चों को भर्ती करने की खुली छूट मिली हुई है। इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं जो इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। 1990 में प्रभाव में आए कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 18 साल से कम उम्र वालों को बच्चों की श्रेणी में रखता है और इन्हें किसी भी काम में शामिल करने की मनाही करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाए गए वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन ने भी 18 से कम उम्र के बच्चों से काम कराने की मनाही की बात कही है। हालांकि कुछ ऐसे भी कन्वेंशंस हैं जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने की मनाही करते हैं। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 2002 सभी स्टेट आर्म्ड फोर्सेस को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सीधे सशस्त्र संघर्ष में उपयोग में लाने से रोकते हैं। इनके अनुसार इन प्रावधानों के उल्लंघन पर इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। गौर करें तो तमाम कानूनों और सम्मेलनों के बाद भी अफ्रीकी देशों में बच्चों द्वारा हथियार उठाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन देशों में कानूनों को ताक पर रखकर सरकारें इन बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे खतरनाक हथियारों से खेलते नजर आते हैं। विद्रोही गुट वहां की गरीबी का फायदा उठाकर बच्चों को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसकी वजह है कि इन देशों में कई ऐसे भी इलाके हैं जहां तक संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती, वहां की जानकारियां बाहर नहीं निकल पाती। जानकारी के अभाव में इन संस्थानों के लिए कोई भी एक्शन ले पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए दुनिया की शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इस पर खासा ध्यान देने की जरूरत है ताकि इन बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। आइए अब जल्दी से देखते हैं तीनों खबरों पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। बोस्निया युद्ध के क्या कारण थे? क्या डेटन समझौते ने बोस्निया में नस्लीय नफरत की नींव रख दी थी? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा सवाल है, इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है? तुर्की समेत कई यूरोपीय देश इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? मूल्यांकन कीजिए। और तीसरा सवाल है, अफ्रीकी देशों में बच्चों की सैन्य भर्ती के क्या कारण हैं? इस संदर्भ में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं? व्याख्या कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।